केमिकल मेथड्स में हमें दो तरीके के मेथड्स है, एक हमें बोलते हैं ग्राविमेट्रिक मेथड्स, एक हम बोलते हैं वैल्यूमेट्रिक मेथड्स। जैसे ग्राविमेट्रिक एनालिसिस या वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में so we have acid-base titration methods, precipitation titration methods, complexometric titration methods, redox reactions titration methods. ये सब क्या होता है कि डिफरेंट वेज किस तरीके से हमें एनालिसिस मेथड्स अवेलेबल है उसके बारे में आपको बोला जा रहा है इसमें। तो एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। राइट, next one is non-classical methods. So classification of instrumental methods, that is like optical method, electroanalytical method, separation method, and miscellaneous means some other methods are there. So in the laboratory, for estimating different type of compounds, you will use different type of instruments. Some of the instruments work on the basis of optometrical methods. Some instruments work on the basis of right. Some instruments work on the basis of electroanalysis method. Some instruments work on the basis of separation based method, and some of the other methods also available. हमें जो लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे काम कर रही है, कैसे एनालिसिस कर रही है, ये हमें पता जा रहा है कि ऑप्टिकल मेथड या इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड या सेपरेशन मेथड या मिसलेनियस मेथड्स। आपको अभी मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या ऑप्टिकल मेथड हो सकती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो सकती है, वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो एडवांटेज ऑफ नॉन क्लासिकल मेथड। नॉन क्लासिकल मेथड से नॉन क्लासिकल मेथड्स आर वेरी एक्यूरेट, वेरी सेंसिटिव, फास्ट एंड नो टीडियस, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है। जब हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में हमें सैंपल का जरूरत पड़ेगा, तो ये बहुत ही एडवांटेज है नॉन क्लासिकल मेथड्स के। तो एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट इवन ट्रेस क्वांटिटी, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर वो अपने बॉडी के या ब्लड के अंदर या कोई भी सैंपल के अंदर लेस मात्रा में भी है, मतलब बहुत कम भी है, तो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं नॉन क्लासिकल मेथड्स। तो हमें अभी पता है कि ऑप्टिकल मेथड्स में so we have different type of instruments we are using in the laboratory. आप अपने लैबोरेटरी में भी देखा होगा, वहां पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री रखा हुआ है, कैलरीमीटर रखा हुआ है, वो सारे जो है ऑप्टिकल मेथड्स, जो रिएक्शन हम लोग फाइनली कितना ग्लूकोज है वो कैसे मेजर कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल मेथड व्हिच इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट की ऑप्टिकल मेथड की वजह से ही हम बता पा रहे हैं कि अपने जो सैंपल में कितना ग्लूकोज है, कितना क्रिएटिनिन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, सारे के सारे एनालिसिस जो है तो इंस्ट्रूमेंट के ऑप्टिकल मेथड बेसिस में ही हम लोग कर रहे हैं। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल मेथड के अंदर आ सकती है वो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड, फ्लोरोफोटोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, ये सारे के सारे हम ऑप्टिकल मेथड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। ये जो है कैलोरीमीटर, ये भी आपके लैब में है, आप देख सकते हैं कैलोरीमीटर क्या होता है इसमें। तो ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो मैंने मार्क करके शो कर रहा हूं आपको, ये है लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स एक मोनोक्रोमैटर के दौरान ये लाइट सोर्स जो है, जो फिल्टर हम रखा गया, जो वेवलेंथ चाहिए हमें, अगर वो 300 या 600 या 700 वेवलेंथ चाहिए, उस नैनोमीटर की लाइट सोर्स सिर्फ मोनोक्रोमैटर के दौरान बाहर आ सकती है। ये जो बोलते हैं हम लोग कुवेट में हम जिस सैंपल को एनालिसिस करना चाहिए वो इस सैंपल में जो ग्रीन कलर दिख रहा है, दिस इज सैंपल। अगर इस सैंपल में ग्लूकोज मेजर करनी है तो वी यूज यहाँ पे मोनोक्रोमैटर हम लोग यूज करेंगे 540 नैनोमीटर।
540 नैनोमीटर्स की जो लाइट सोर्स जो है सिर्फ वही के वही आके हमें क्या होती है, वो मोनोक्रोमैटिक लेकर सैंपल के ऊपर गिर जाती है। तो सैंपल जो क्या होता है कि सैंपल के ऊपर जब लाइट सोर्स गिरती है, कुछ सैंपल जो है लाइट सोर्स को अपने अंदर लेती है और कुछ लाइट सोर्स जो है सैंपल के बाहर आ सकती है। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द absorption of light source by the sample solution। अगर सैंपल सॉल्यूशन थिक कलर है, थिक कलर कब आता है, जब ग्लूकोज उसके अंदर ज्यादा है तो तब क्या होता है कि वो थिक कलर आ जाती है, डार्क कलर आ जाती है। अगर डार्क कलर के ऊपर कोई भी लाइट सोर्स गिर रहा है तो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और लाइट सोर्स उसके जो बगल में जो आ रहा है लाइट सोर्स वो कम हो सकती है। अगर इसकी जो कलर जो है, अगर जो आपने जो सैंपल ले लिया उसमें ब्लड ग्लूकोज कम है तो इसका भी कलर क्या आती है, अगर कलर कम आती है, अगर इसका कलर कम आया इसका मतलब है लाइट सोर्स जो है इससे ज्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सारे के सारे लाइट सोर्स उसके दौरान बाहर कुवेट के बाद आ जाएगा। जितने भी लाइट सोर्स जो जो बाहर आ रहा है वो क्या होगा, डिटेक्टर के ऊपर गिर जाएगा। तो डिटेक्टर क्या करेगा, तो जो लाइट सोर्स जो है लाइट रेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है गैल्वेनोमीटर में, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर आता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आया वो हमें बता सकते हैं। उसके हिसाब से हमें बॉडी वैल्यूज उस इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा। उस बॉडी वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमने जो सैंपल लिया इसमें कितना ग्लूकोज है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बिहाइंड दिस कैलोरीमीटर। किस मेथड से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ऑप्टोमेट्रिक मतलब जो लाइट सोर्स हम लोग रीड करके ही हमें पता चल रहा है कि उसमें कितना ग्लूकोज है, कितना क्रिएटिनिन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है। So they are all optical methods, measurement methods of optometry. So absorption spectrometry or single beam calorimeter, double beam calorimeter, spectrophotometer, all they are working on the basis of same principle by absorbing the light source. ये है एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें भी क्या होता है कि लाइट सोर्स जो है चॉपर के ऊपर गिरेगा, उसके बाद एक फ्लेम आती है, फ्लेम से क्या होती है कि सैंपल स्प्रे हो जाएगा। फ्लेम में सैंपल स्प्रे होने के बाद जो जो सैंपल में जो ऑनलाइट्स है दे विल गेट एक्साइटेड एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर द एक्साइटेड आर देयर, so that light source will be taken up by amplifier and they will be reading। okay, so this is atomic absorption spectrophotometry। यहाँ पर भी लाइट रे से ही हम लोग मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल मेजर से ही। ये भी एक फ्लेम फोटोमेट्री। तो यहाँ पे फ्लेम ऑप्टो मेजर होगा। तो फ्लेम ऑप्टो मेजर से क्या होता है कि फ्लेम आ जाती है, उसी फ्लेम में सैंपल सॉल्यूशन भी गिरेगा। तो सैंपल सॉल्यूशन आप डाल दिया तो फ्लेम में, तब वो जो है एक्साइट होके उसमें जो कंपाउंड जो है, फ्लेम फोटोमेट्री स्पेशली वी यूज फॉर द एस्टिमेशन और एनालिसिस ऑफ मेटल्स और मेटल आयंस, सोडियम, पोटेशियम। तो मिनरल्स जो मेटल्स है, मेटल आयंस मेजर करने के लिए हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग यूज करेंगे। जो जो सैंपल सॉल्यूशन में और सीरम सैंपल में जो सोडियम है, पोटेशियम है, जब फ्लेम के अंदर गिर जाएगा तो एक्साइट होके दे विल एमिट सम डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट सोर्स। उस लाइट सोर्स क्या होगा, डिटेक्टर के ऊपर गिरेगा, डिटेक्टर से एम्पलीफायर ले लेगा, एम्पलीफायर जो है हमें दिखाएगा कि कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है उस सैंपल सॉल्यूशन में, वो हमें बता देगा। तो ये फ्लेम ऑटोमेट्री, ये भी क्या है, ऑप्टोमेट्रिक डिटरमिनेशन से ही हो रहा है। एनालिसिस इज टेकिंग बाय ऑप्टोमेट्रिक डिटरमिनेशन। Next is single beam fluorimetry. So fluorimetry is also just like same instrument which is consisting of UV light source or visible light source. तो उसमें भी सैंपल एनालिसिस उसी तरीके से होती है जैसे मैंने कैलोरीमीटर में बताया। तो टर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस, इसमें भी क्या होता है कि तो टर्बिड सॉल्यूशन भी इसमें मेजर होती है। तो अभी जो जितने भी बताया मैंने, क्लियर सॉल्यूशन से और क्लियर सैंपल सॉल्यूशंस का ही मेजरमेंट वो कर सकती है। टर्बिडोमीटर में क्या है, अगर जो सैंपल सॉल्यूशन टर्बिड भी है, थिक भी है, तो भी वो मेजरमेंट हो सकती है टर्बिडोमेट्री के दौरान। ये भी नेफ्लोमीटर, टर्बिडोमीटर, सो दे आर बोथ आर सेम बट देयर इज सम स्मॉल डिफरेंसेस आर देयर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस पे पोटेंशियोमीटर, amperometer, conductometer and polarography. So they are the electro analytical methods of analysis.
कंडक्टोमीटर रहती है जो इंस्ट्रूमेंट है, या पोटेंशियोमीटर, सो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। हम फार्माकोलॉजी या एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। तो इस प्रिंसिपल के दौरान इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, रेडियो एनालिटिकल मेथड्स में आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड्स, न्यूट्रल एक्टिवेशन एनालिसिस, ये सब आपको नेम्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके से एनालिसिस होती है। thermal methods, thermogravimetric analysis are there. So differential thermal analysis are available. Next is separation methods में classical and modern methods of separation are available. So this is all about the basic terminologies and what we are doing and how it is applicable for MLT. So related to this analytical chemistry portion, so we are given a clear instructions related to the analytical chemistry part. So after this we are moving so to the next portion, next topic. Okay, is that my screen is visible to everyone? Another madam, my screen is visible to everyone. Okay, what you are seeing right now, madam? Which PPTs you are seeing? Okay, okay. So organic chemistry. So we are going to deal with the basics. So basics in organic chemistry. No need to worry about this. So this you need only elementary knowledge. Already you might have learned this in your +2 also. You might have the complete knowledge, but still there is some elementary knowledge which is needed before going or moving forward in MLT also. That's what this topic main motto is. So you should have some elementary knowledge. What a fundamental में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज होती है, कौन कौन सा कंपाउंड्स होती है, कैसे हमें बुलाना चाहिए, बॉन्डिंग का क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। एलिमेंट्री नॉलेज के लिए हमें जरूरत है, तो इसी के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नथिंग इशू इज देयर। तो आप थोड़ा सा ध्यान करिए इसके ऊपर, और थोड़ा सा मैं ये पीपीटी भी आपको शेयर करूंगा, तो एक बार पढ़ लेना जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो एक बार देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑलरेडी सब लोग जानते भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलरेडी यू हैव रेड अबाउट दिस, राइट। तो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब बोलते हैं तो यू शुड रिमेंबर द वर्ड्स कार्बन। ऑर्गेनिक का मीनिंग ये है इनबिल्ट, इन डेप्थ। आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए कि उसमें कार्बन जरूरी है, होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट एंड शुड इट विल बी प्रेजेंट। Sometimes in some compounds oxygen and nitrogen also present, and some other places like phosphorus, halogens and metals ion also present. Most of the organic compounds में क्या होता है कि कार्बन कार्बन चेन होती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के एक लार्ज कंपाउंड बन जाएगा, कार्बन 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 चेन बन जाएगा, तो दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो मैक्सिमम सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन चेन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन ही आपको मिलेगा। So this is the basic knowledge you must know ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम जब बता दिया तो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन मैंडेटरी है, उसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो सकता है, और भी अदर कंपाउंड्स लाइक फास्फोरस हाइड्रोजन हो सकती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन कार्बन चेन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। अब ये देखो, सॉरी, ओके, नो इश्यू। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने अभी बताया आपको,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली एक कार्बन और दूसरे कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है, एक चेन की तरफ जुड़ा हुआ है। जो बॉन्डेड कंपाउंड्स है सारे के सारे आप देख सकते हैं H और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। So that is a organic hydrogen or carbon hydrogen chain in organic compounds, right? So नीचे जो दिया हुआ है, कभी कभी क्या हो सकता है कि OH लास्ट में OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी रह सकते हैं या नाइट्रोजन भी रह सकती है, कभी कभी कोई कंपाउंड्स में फास्फोरस भी रह सकती है। So they are all called as organic compounds. तो अब कार्बन की कितना वैलेंसी है, एक कार्बन कितने कंपाउंड से जुड़ सकती है, ये आपको जरूरी है जानना चाहिए। कार्बन जब भी होता है उसका चारों तरफ बॉन्डिंग रहती है। सो मतलब कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ऐसे ही हाइड्रोजन कितने कंपाउंड से जुड़ सकती है, एक। ऑक्सीजन कितने कंपाउंड से जुड़ सकती है, 2। नाइट्रोजन कितने कंपाउंड से जुड़ सकती है, 3। sulfur 2 compounds, halogens like chloride, metals and okay, all the metal ions, so they can bind up with only 1 compound. ये आपको जानना जरूरी है। कार्बन वैलेंसी 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन जो है उसका 2 बॉन्डिंग रहती है, तो दोनों तरफ उसका कोई कंपाउंड से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन जो है 3 कंपाउंड से जुड़ के रह सकती है, सल्फर जो है 2 कंपाउंड से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, और इसमें आपको एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकती है या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकती है या सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर सकती है। जैसे कार्बन की वैलेंसी अभी बताया कि 4 है, तो कार्बन कैन मेक single bonds, carbon can make double bonds, carbon can make triple bonds also. जैसे डायग्राम में दिया गया, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 तरफ H लग सकती है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। एक तरफ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, बट वैलेंसी आप चेक कर रहे हो तो 4 ही रहना चाहिए, 4 बॉन्ड ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट देखो 3 बॉन्डिंग, दैट इज वीक बॉन्ड लाइक ट्रिपल बॉन्डिंग आल्सो कैन बी मेड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना है, 3 है, इट कैन बाइंड अप विद 3। सो कार्बन की वैलेंसी कितना, 4, 1 1 2 3। तो यहाँ पे कार्बन वैलेंसी भी फुलफिल हो गया, नाइट्रोजन का भी वैलेंसी फुलफिल हो गया। तो कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, राइट? हाइड्रोजन कैन मेक ओनली वन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन कैन मेक either सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन कभी कभी क्या हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो सकती है, सी बॉन्ड वो भी हो सकती है, तो सिंगल या डबल बॉन्ड दोनों हो सकती है। सो नेक्स्ट, nitrogen can make single, double or triple bonds. Sulfur can make single or double bonds. Halogen means metals can make only single bonds. अब डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे नीचे, तो आपको क्लियर समझ में आता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, कितना बॉन्ड्स है वहां पे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स कर सकती है, सल्फर कितना बॉन्ड्स कर सकती है, राइट? नेक्स्ट, ये आपको जानना जरूरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही सिंगल कार्बन एटम है तो हम लोग मिथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन एटम बोलते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग इथ। द प्रीफिक्स शुड बी मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। So this is based upon the number of carbon atoms present in the organic compound. अगर एक कार्बन एटम है तो मीथेन, अगर 2 कार्बन एटम इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। मींस बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कंपाउंड की नाम जो स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, प्रीफिक्स हमें लगना चाहिए,
myth in probe based upon the number of carbon atoms. Next, so एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन्स, मैंने बोला ऑलरेडी कार्बन जो है एक एक कार्बन से जुट के एक चेन बन जाती है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एलिफैटिक चेन बोलते हैं। इस एलिफैटिक चेन में so we use three type of terminologies which are prefix, मैंने बोला eth, myth, pent, hex, right? ऐसे ही suffix are ending में आप बोल सकते हैं मीथेन बोला गया, MET is a myth, METH is myth is a prefix, myth अगर वो बोल दिया तो उसमें एक ही कार्बन एटम है। एन, तो एन मतलब क्या होता है कि अल्केन ग्रुप है। व्हाट इज अल्केन, व्हाट इज अल्कीन एंड व्हाट इज अल्काइन, कब हमें बोलना चाहिए कि अल्केन, कब हमें बोलना चाहिए अल्कीन, कब हमें बोलना चाहिए अल्काइन। अल्केन जिस कार्बन चेन की कंपाउंड में सिर्फ ही सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होती है, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, हर एक कार्बन के बीच में कोई भी कंपाउंड हो जो जुड़ा हुआ है वहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही है, तो तब हमें बोलते हैं उसे अल्केन। अगर डबल बॉन्ड्स है तो हम बोलते हैं अल्कीन, ENE इज द सफिक्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उसे कहते हैं एन, अल्काइन। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि मीथेन, मीथीन, मीथाइन भी बोलो, इथाइन। मीथेन का वो नहीं बनेगा वैसे, तो हम लोग बोलते हैं कि राइट। अब देखो प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपीन, so three carbon atom में with single bond, with double bonds and with triple bond. So based upon the number of bonds which are present, it is called as alkane, alkene and alkane. कितने bonds है, मतलब सिंगल बॉन्ड्स है तो वो बिल्कुल कंपाउंड हो सकता है, अल्केन ही हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड्स है उसमें अल्कीन हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्केन हो सकती है। ये आपको जानना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम्स। तो जब नेमिंग करेंगे तो लास्ट 7 कार्बन एटम में अगर हेप्टा, अगर 7 कार्बन एटम्स, मान लो 7 कार्बन एटम कोई भी कंपाउंड है तो उसे कहते हैं हम लोग हेप्ट। ऑल सिंगल बॉन्ड्स हम कहते हैं ए, सो हेप्टेन। अभी जो बताया गया, सो दैट वी आर शोइंग इन ए डायग्रामेटिक मैन। अगर कोई भी कंपाउंड में 7 कार्बन एटम्स है तो हम लोग बोलते हैं हेप्टा, तो हेप्ट इज द प्रीफिक्स। अगर उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या बोलना चाहिए, एन, सो हेप्टेन। अगर डबल बॉन्ड्स है तो 7 कार्बन एटम्स है तो हेप्टेन, EN ही बोलना चाहिए, हेप्टीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड्स है हेप्टाइन। So based upon the number of carbon atoms present, based upon the carbon bonding, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्कीन, उस तरीके से हमें उसको बोलना चाहिए कि नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी डन। अब यहां पे देखो नेमिंग में सी बॉन्ड लास्ट, जो उसकी जो लास्ट कार्बन एटम है CH है, so CH3 group which is called as methyl group, okay, CH3 is called as a methyl group, the side chain is which is consisting of methyl group, okay। तो साइड चेन में मतलब लास्ट में जो कंपाउंड, फाइनल जो कार्बन हाइड्रोजन वैलेंसी के बाद जो कंपाउंड लास्ट में बचा आता है, जो कंपाउंड आपको अटैचमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज साइड चेन। ओके, तो कॉमन साइड चेन्स ये भी आपको जानना जरूरी है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से क्या बोलना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स के बीच में हमें क्या बोलना चाहिए, और साइड चेन जो कंपाउंड्स उसको अटैच होती है कार्बन को, उसके हिसाब से क्या बोलना चाहिए। अब साइड चेन के बेसिस में हमें C3H7 की साइड चेन है, कोई भी कंपाउंड में लास्ट में C3H7 है, इट इज कॉल्ड एज प्रोपाइल। अगर लास्ट में CH3 है, इट इज कॉल्ड एज मिथाइल।
C4H8 है, it is called as butyl. C4H5 है, it is called as ethyl. Propyl, methyl, butyl, ethyl, pentyl. So this it is based upon the side chain of different compounds which are attached onto the. अब यहाँ पे देख सकते हो CH3 यहाँ पे लिखा हुआ है साइड चेन पे. इट इज कॉल्ड एज मिथाइल हैप्टेन. हैप्टेन क्यों बोल रहा है? हैप्टेन क्यों बोल रहा है? इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड्स है और 7 कार्बन आइटम्स अगर है तो उसे हैप्टेन कहते हैं. लास्ट में 3 CH3 ग्रुप है, so it is called as methyl haptane. So methyl group it attached at the end. End में आपको CH3 ग्रुप दिख रहा है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग मिथाइल ग्रुप. So haptane क्यों कहा जाता है आपको ऑलरेडी मालूम है. So the compound name, so this compound name is called as methyl haptane. And numbering of carbon atoms हमें लास्ट से आना चाहिए. नंबरिंग ऑफ कार्बन आइटम्स कभी भी होता है वो लास्ट से आना चाहिए, जहां count from sharp end of the chain. Sharp end of the chain से ही numbering of carbon atoms. मिथाइल ग्रुप जहां पे है उस कार्बन आइटम से, मतलब sharp end of the chain से ही हमें numbering of carbon atom स्टार्ट करना है. ये हो गया 1, ये हो गया 2 and this is called as third carbon atom. थर्ड कार्बन आइटम के पास हमें मिथाइल ग्रुप है, तो ये थर्ड कार्बन आइटम हो गया, इसके पास मिथाइल ग्रुप है. इसी के लिए हम लोग कहते हैं 3-methyl haptane is the name of the compound. अब ऐसे ही फर्स्ट कार्बन आइटम के ऊपर है तो उसे 1-methyl haptane बोलते हैं. अगर यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन आइटम में अगर है तो उसे क्या कहते हो, सेकंड और 2,5 डाइमिथाइल हैप्टेन लिखा हुआ है. तो सेकंड कार्बन आइटम में भी है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन आइटम में भी है. तो मिथाइल ग्रुप ये हो गया सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो सेकंड कार्बन आइटम के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है एंड फिफ्थ कार्बन आइटम के पास भी एक मिथाइल ग्रुप है. तो टोटल इसमें 7 कार्बन आइटम्स है. हैप्टेन 7 कार्बन आइटम चेन है, तो इसी के लिए हम लोग हैप्टेन बोला गया. सेकंड एंड फिफ्थ के पास मिथाइल ग्रुप है, so 2,5 डाई. डाई मतलब so 2 methyl group है haptane में. It is the compound name now it is called as 2,5 dimethyl haptane. It is the name of the compound. Next, alkene. alkene क्यों बोलते हैं alkene? आप सब जानते हैं ना alkene क्यों बोलते हैं. इसके पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, तो डबल बॉन्ड जब लिखते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं alkenes. अगर 6 कार्बन चेन है तो ऑलरेडी आपको पता है हेक्स, so it is called as, the name of the compound is called as hexene. इन क्यों बोला गया? इन क्यों बोला गया? इसके पास डबल बॉन्ड है, इसी के लिए हम लोग इन बोला गया. तो इसके पास हेक्सा मतलब 6 कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स है, इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं alkene. इट इज कॉल्ड एज 2 हेक्सी. 2 क्यों बोला गया? सेकंड कार्बन आइटम के पास हमें एक डबल बॉन्ड है, इसी के लिए हम लोग 2 हेक्सीन बोला. अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं 3 हेक्सीन. यहाँ पे अगर है तो इसके हम लोग 4 हेक्सीन. सो द नेम नंबर वेयर द डबल बॉन्ड इज देयर, किस कार्बन आइटम के पास है तो उसे हम लोग 2 बोला गया. एंड हेक्स क्यों बोला गया? 6 कार्बन आइटम्स है. इन क्यों बोला गया? उसके पास डबल बॉन्ड है. 2 हेक्सीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. इस तरीके से नेमिंग ऑफ द कार्बन चेन्स विल बी डन. alkene with 2 side chains. अब यहाँ पे इस कंपाउंड पे देखो 2,5 डाइमिथाइल 1 हेप्टीन. हेप्टीन क्यों बोला गया मैंने? यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे पुराने से जो alkane से जब कंपेयर किया alkene, तो alkene में क्या है? डबल बॉन्ड है यहाँ पे, राइट. फर्स्ट कार्बन आइटम के पास ही डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, राइट. तो इसी के लिए हम लोग ईन लिया, EAT लास्ट में. सफिक्स, सफिक्स मतलब एंडिंग में ईन लिखा हुआ है. सो सेकंड कार्बन आइटम के पास भी एक CH3 ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन आइटम के पास भी एक CH3 ग्रुप है. तो इसी के लिए 2,5 डाइमिथाइल 1 हेप्टीन. 1 हेप्टीन क्यों है? डबल बॉन्ड इज देयर एट फर्स्ट कार्बन आइटम, इसी के लिए हम लोग 1 हेप्टीन बोला है. सो 2,5 डाइमिथाइल 1 हेप्टीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. इस तरीके से हम लोग नेम ऑफ द कंपाउंड्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसे ही इसमें आप देख सकते हो. अब अल्काइन की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है. तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट कार्बन आइटम के पास एक ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, इसी के लिए आइन YNE हम लोग सफिक्स होना चाहिए. 8 कार्बन आइटम्स है,
it is called as octa, OCT, octa बोलते हैं. Okay, so longest 8 carbon atom, that is 8 carbon atom से इसे octa बोला. और 4 ethyl 1 octane is the name of the compound. So 4 ethyl क्यों बोला गया? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, C2H2 एक कंपाउंड का नाम है, C2H5, सॉरी C2H5 जो कंपाउंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो C2H5 का नाम क्या बोला? इथाइल ग्रुप. C2H5 itself is called as ethyl group. ये कहाँ पे अटैच्ड है? 1, 2, 3 and 4th कार्बन एटम के पास ये C2H5 है, इसी के लिए इथाइल ग्रुप. तो 4 इथाइल 1 क्यों बोला गया यहाँ पे? फर्स्ट कार्बन एटम के पास ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो 1 ऑक्टाइन. ऑक्टाइन क्यों बोला? 8 कार्बन एटम से. YNE क्यों बोला गया? इट इज ए अल्काइन बिकॉज़ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. ऑक्टाइन, राइट. So this is alkyne का एक एग्जाम्पल. So next, जनरल फॉर्मूलास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑलरेडी हमने बताया कि alkanes में सिंगल बॉन्ड, so जनरल फॉर्मूला क्या हो सकती है? CnH2n plus 2. एग्जाम्पल अगर C3H8 is a alkane. Alkene जनरल फॉर्मूला CnH2n. Alkyne general formula CnH2n minus 2. So C3H4 is the, so propane, propene, propyne. So the basics. So the basic alkene and basic alkyne is a propyne which start from 3rd carbon atom onwards. Less than 3 carbon atom there is no compound. So more than 3, so the carbon atoms we can say, so the basic alkane, alkene and alkyne. So these are the general formulas of alkene, alkene and alkyne. So there are some common organic compounds which you are using. So आप सब जानना चाहिए. कभी कभी मैं बोलता हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब है OH. OH ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल. कभी कभी बोलते हैं अमाइन ग्रुप. अमाइन ग्रुप मतलब ये प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में आपको ये मिलती है NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अमाइन ग्रुप. कीटोन ग्रुप ऐसे ही, राइट. कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट. C double bond OH, which is called as carboxyl, that is COOH. Completely it is called as COOH group, which is called as carboxyl group. So which is ether linkage का मतलब है कार्बन कार्बन के मतलब बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, then it is called as ether linkage. कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन है तो उसे हम कहते हैं ether linkage, right. Carboxyl group, so C double bond O bond. So carbonyl, ether linkage and ester linkage. So COO minus के बाद जो कोई भी कंपाउंड ज्वाइन होते हैं उसे कहते हैं हम लोग एस्टर लिंकेज. तो एक कार्बोनिल एक ईथर लिंकेज जुड़ के हमें एक एस्टर लिंकेज बन जाए. देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स. अब इसमें आप देख सकते हो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकती है. हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, अमाइन, carbonyl and amide groups, right. So compounds containing some functional groups, you can see ethyl alcohol, ethanol, ये सब जो है they are functional groups itself. आप सब ये PPT एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट. कीटोन ग्रुप आप देख लो. कीटोन ग्रुप का एग्जांपल आप लिख भी सकते हैं, राइट. फ्रक्टोज स्ट्रक्चर आप जानते हो फ्रक्टोज स्ट्रक्चर, राइट. फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड वो लिखा हुआ है ना. फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड वो सेकंड कार्बन एटम में लिख सकते हैं ना हम लोग, ऑलरेडी आपको पता है, राइट. सो कीटोन ग्रुप कंपाउंड्स, राइट. ऑल्डिहाइड, सो ऑल्डिहाइड ग्रुप का भी आप जानते हो, जो ग्लूकोज स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन एटम में क्या लिखा हुआ है? CHO ग्रुप. द CHO ग्रुप इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ऑल्डिहाइड ग्रुप. ओके, सो ends with Al. Ethyl, ethanol. So based upon the number of carbon atoms and double bonds present in that, the compound name can be commonly written. The name of this compound is generally acetaldehyde. Functional groups जो है acetic acid, CH3, C double bond OH, which is called as acetic acid. Ethanoic acid, common names, some of the acids. Structural isomers, already हमने ये बता दिया isomers क्या होता है. Structurally what happens is they are different but the formula is same. Butane आप देखो C4H10 है,
मिथाइल प्रोपाइन आप देखो C4 एस्टर है, पर स्ट्रक्चरली ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपाइन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C 4 कार्बन है, यहाँ पे देखो 3 कार्बन, एक कार्बन जो प्रोपेन के साथ जुड़ा हुआ है, CH3 जो है एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सेकंड कार्बन में जुड़ा हुआ है। So but the compounds are consisting of same chemical formula, but structurally they are different from each other. Then they are called as structural isomers. Okay, propane, propanol. So they are all chiral carbon atoms. Already we have discussed in the previous class itself, right? So these are all we have discussed also, right? So with this, we are ending this topic of organic chemistry. So still further in the next class, tomorrow or day after tomorrow, so we are going to take another class itself. So with this session, I'm just closing now. Okay. So Aradhana ma'am. Aradhana ma'am. So I'm just stopping the session here itself. Okay. And we can discuss in the next classes afterwards. Okay. So thank you ma'am. Thank you students. If any doubts are there, please note it down. I'm just sending the PPT to everyone also. Okay. So I just now will share with the madam. You can get it this PPTs. You just read whatever the discussions are there in the next class.